हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान का जो आयन है 1973 उसकी रोशनी में, और ये बहुत ही अहम है। और मेरी गुजारिश होगी उन बच्चों के लिए जो अपने इस प्रोफेशन से बहुत बड़ा प्यार करते हैं, और न सिर्फ प्यार करते हैं कि वो चाहते हैं कि अपनी एक अच्छी फॉर्म भी खोले और अच्छा काम भी करें और इस प्रोफेशन को एंजॉय करें। तो वो इसको बड़ा गौर से देखें कि ये बुनियादी चीज़ें उनको समझ आ जाए। हम अपनी जो स्लाइड से चलने से पहले दोस्तों से गुजारिश हमेशा करते हैं कि आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने कमेंट्स भी दें। चलते हैं हम अपनी शीट पे। हम अपने शीट पे आ गए हैं, अब इसको समझते हैं। देखें, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और भी दे दूं कि हमारे पास जो हमारी वेबसाइट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। उस पर इनके सारे सवालात आपको इसके पीडीएफ में मिल जाएंगे। मेरी क्लास लेने का मकसद सिर्फ ये होता है कि ऐसे टॉपिक जिनको समझने की ज़रूरत है वो मैं अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने देखने वालों को कम से कम समझा सकूं। और अगर आपके पास कोई कहीं प्रॉब्लम आती है तो वो भी आइडेंटिफाई करें, तो हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप इस आज के लेक्चर में क्या सीखेंगे, आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, इस लेक्चर्स में आज आप सीखेंगे, एक तो अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट्स होते क्या है, आइडेंटिफाई फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। हमारा जो आयन है, मैं सारे दोस्तों को कहता हूँ कम से कम इसको एक दफा पढ़ लें, इसका इसका प्रीएम्बल तो पढ़ लें। कम से कम आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसका ये कैसे बना, इसका मतलब क्या होता है। तो इसकी थोड़ी सी हाउ आपको पता चल जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो लॉ स्टूडेंट है उनको तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये अगर आप पीडीएफ में लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। 73 का कॉन्स्टिट्यूशन हर जगह अवेलेबल होता है। एक्सप्लेन देयर स्कोप एंड लिमिटेशंस, और उनकी क्या स्कोप है और लिमिटेशंस भी हैं, यकीनन हम पढ़ेंगे उस पर। अंडरस्टैंड इन्फोर्समेंट थ्रू रिट जुरिस्डिक्शन। ये रिट जुरिस्डिक्शंस के थ्रू भी ये आप हाई कोर्ट में इनको चैलेंज किया जा सकता है। डिस्कस लीडिंग केसेस। अब ये हम अलग से इनको हमने डिस्कस किया हुआ है। बहुत सारे लीडिंग केसेस है, जैसे आसमा जहांगीर या आसमा जिलानी का केस है, इसको हमने बड़ी एक्सक्लूसिवली डिस्कस किया है। आपके मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको इसकी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। बाकी चीज़ें हम इन पे कोशिश करते हैं आज ही डिस्कस कर लेंगे, एक्सेप्टिंग दिस वन, क्योंकि ये हमने पहले कर चुके हैं। अब सबसे पहले आते हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर दोज बेसिक ह्यूमन फ्रीडम एंड लिबर्टीज which are guaranteed and protected by constitution against the arbitrary actions of the state। कुछ ऐसे राइट्स हैं जो अगर वायलेट होते हैं तो स्टेट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको प्रोटेक्ट करें। ठीक है ना। वो क्या होते हैं कि अगर इसेंशियल ऑफ इनके इसेंशियल फॉर द ह्यूमन डिग्निटी, आपकी कोई ह्यूमन डिग्निटी का, कोई इज्जत का मसला है तो इट्स जॉब ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट। ठीक है ना। नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी, ये जमहूरियत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स, कोर्ट्स भी इसको इन्फोर्स किया जा सकता है। कोर्ट भी इनके लिए, आप उसमें अगर कोई सू करेंगे तो आपके लिए इसको आपको जस्टिस मिलेगा। तो ऐसे जो ह्यूमन राइट्स, जिस तरह के हमारे पास जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, उसको समझने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ चीज़ें फर्स्ट चैप्टर में दी हुई, उनको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, तो आपको पता चले कि ये है क्या। ठीक है, तो आते हैं इसको थोड़ा समझते हैं थोड़ा फर्दर। विदाउट फंडामेंटल राइट्स डेमोक्रेसी कैन नॉट प्रोग्रेस आर बिकम्स मीनिंगलेस, इट्स सेम। लेकिन डेमोक्रेसी चल ही नहीं सकती। डेमोक्रेसी का बेस ये है कि आप फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड करें। तो आपको पता है ना, जब हमारे पास जब इमरजेंसी लग जाती है, जब डिक्टेटर आता है, तो सबसे पहले वो ये आपके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको भी वो ख़त्म कर देता है और इमरजेंसी लागू कर देता है। और फंडामेंटल राइट्स भी जो है उनमें लिमिटेशन आ जाती है जब आपके पास इमरजेंसी इम्पोज की हो। बता देते हैं कि हमारे हालात ऐसे हैं कि हम फंडामेंटल राइट्स भी नहीं दे सकते। आगे बढ़ेंगे इसको। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन इन पाकिस्तान, ये पार्ट 2 चैप्टर 1 आर्टिकल 2 से 8 जो मैं अभी बता रहा था आपको, यहाँ तक आपको 8 से 28 तक आपको फंडामेंटल राइट्स के मुतालिक आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। आप जाके पढ़ें, देखें, लेकिन हम इनको डिस्कस भी करते हैं।
Article 8 to 28, Article 8 supremacy clause, any law inconsistent with fundamental rights is void. This makes fundamental rights supreme over the ordinary laws. इसका मतलब है कोई ऐसा कानून हो ही नहीं सकता जिसमें आपके फंडामेंटल राइट्स की जो है वो प्रोटेक्शन ना हो। अगर फंडामेंटल राइट्स अगर वायोलेशन उसकी वायोलेशन हो जाती है किसी भी लॉ में तो दिस इज नॉट लॉ, ठीक है ना, तो वो लॉ नहीं हो सकता। सबसे पहले यू हैव टू अपहोल्ड द फंडामेंटल राइट। अगर फंडामेंटल राइट में कहीं भी किसी जगह पे वायोलेशन हो जाती है इट बिकम्स वाइड, तो इसका मतलब है वो कानून नहीं बन सकता, ठीक है, वो अनलॉफुल हो गया। दिस मेक्स फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम ओवर द ऑर्डिनरी। बाकी जितने भी लॉ है उसमें जो फंडामेंटल राइट्स है उनके लिए जो लॉ है वो सबसे सुप्रीम है, ठीक है। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, उनके की फीचर्स क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी गारंटी दी गई है, आपको मिलेंगे, नहीं मिलते उस पर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग क्या कहती है ये आप इस पे आप सोचिए कि हमारे पास क्या हालात है, ठीक है ना। हम जब डिस्कस करेंगे आपको पता होगा कि हमारे कानून में तो हर चीज दी गई है कि आपकी क्या प्रोटेक्शन होगी, नहीं होते ये क्रिटिकल थिंकिंग का सवाल है। और क्रिटिकल थिंकिंग की जिसकी खिड़की खुलती है वो उस पर जरूर सोचता होगा कि यार ये सर क्या बता रहे हैं, ये तो होता नहीं है, लेकिन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा। इन्फोर्समेंट, इन्फोर्सेबल इन कोर्ट, कोर्ट में इन्फोर्स हो सके। और नॉट एब्सोल्यूट, रीजनेबल, रेस्ट्रिक्शन अलाउड, हाँ कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कहीं आ जाती हैं उसको भी हम डिस्कस कर। कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ठीक है ना। ये मैंने आपसे पहले कहा कि इमरजेंसी इंपोज हो गई, मुल्क को खतरा लाक हो गया तो फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड हो जाएगी, नहीं मिलेगी। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। अब है कि ए राइट्स रिलेटिंग टू सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, आपकी सिक्योरिटी के हवाले से क्या फंडामेंटल राइट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ लिबर्टी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अगर किसी को फांसी लग गई है तो ये तो कोर्ट ने दी है ना। इसके अलावा किसी को राइट नहीं है कि किसी बंदे की जिंदगी और उसकी आजादी के साथ खेले, ठीक है ना। जिंदगी भी नहीं उससे छीनी जा सकती और उसकी अपनी लिबर्टी है। हाँ अगर कहीं लॉ पे कोई चीज वायोलेट करता है तो वो अलग बात है, ठीक है ना। अगर उसने कोई ऐसा मर्डर कर दिया है तो उसको एग्जीक्यूट भी किया जाएगा, उसको फांसी भी लग जाएगी, लेकिन वैसे किसी को इजाजत नहीं है। आर्टिकल 10 क्या बताता है, सेफगार्ड इज टू अरेस्ट डिटेंशन, राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ द अरेस्ट। आपको अरेस्ट क्यों किया जाता है, अगर पुलिस आती है आपको अरेस्ट करती है, आपको नहीं बताती कि आपके पास वारंट है या नहीं है, इसका मतलब है ऐसे उठा जाती है, इट्स अनलॉफुल। राइट टू लाई, इफ समबडी हैज बीन अरेस्टेड तो उसके पास ही शुड हैव द राइट टू, कोई भी लायर वो रख सकता है, ठीक है ना। टू गेट द सर्विस ऑफ द लायर, किसी भी उसकी सर्विस ली जा सकती है। प्रोड्यूस बिफोर द मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, ये भी बहुत जरूरी है। इफ यू हैव बीन अरेस्टेड इट्स जॉब ऑफ द पुलिस टू प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट इन 24 आवर्स। अगर नहीं करते, बहुत सारे लोग जब उठाए जाते हैं ना उनको कोर्ट में पेश नहीं किया जाता, फिर उनको हमारे सोसाइटी में उसका नाम दिया गया मिसिंग पर्सन। अब मिसिंग पर्सन को कोर्ट में कैसे ले आते, उसको लेकर नहीं आते। तो इस तरह तो कानून में ये है मिसिंग पर्सन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिसिंग पर्सन कैसे होगा, उसको तो किसी भी सूरत में कानून में लिखा हुआ है कि यू हैव टू प्रोड्यूस इन 24 आवर्स, भले कुछ भी हो जाए, लीगल तब होगा। इसीलिए तो कहते हैं कि मिसिंग पर्सन ये इलीगल है। लेकिन हमारे मुल्क में जो होता है ये तो क्रिटिकल थिंकिंग की बात है, आप उस पर क्या सोचते हैं मेरा कोई इससे लेना देना नहीं है। आर्टिकल 10A क्या कहते हैं, राइट टू फेयर ट्रायल। हाँ ट्रायल आपको फेयर होना चाहिए, ड्यू प्रोसेस उसको होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो कि बस आए और धड़ाधड़ उसको सजा सुना दी गई, उसको सुनना भी चाहिए। कितना भी अगर मर्डरर है ना उसकी भी बात सुननी चाहिए, वो भी अपना केस लड़ सकता है, शी हैज आल्सो राइट। अगर किसी दुश्मन मुल्क का है उसको भी आपको राइट सुनना, उसकी भी आपकी जो वो बात करे वो सुननी है, वो क्या अपना मुद्दा देता है, उसको भी वकील का हक है। कोर्टें इंडिपेंडेंट होने, इंडिपेंडेंट कोर्ट नहीं है तो आपके पास डेमोक्रेसी चल नहीं सकती, ये बेसिक आपकी फाउंडेशन है। अगर आपकी कोर्ट्स अगर वो कंप्रोमाइज्ड है तो इसका मतलब है यू डोंट हैव द डेमोक्रेसी। ये तो जाहिर सी बात है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। राइट रिलेटिंग टू ह्यूमन डिग्निटी एंड प्रोटेक्शन, ये क्या कहते हैं, आर्टिकल 11 प्रोहिबिट स्लेवरी आर द फोर्स लेबर, नो स्लेवरी, स्लेवरी तो हो ही नहीं सकती।
कोई गुलामी किसी की नहीं हो सकती। नो लेबर बॉन्ड, नो बॉन्डेड लेबर, ठीक है ना। ये बॉन्डेड लेबर भी बहुत एक खतरनाक किस्म का किराए में हमारे मुल्क में लोग पैसे दे देते हैं लोगों को, और फिर उनको जब तक उनका कर्जा भी चढ़ता रहता है और उनसे पैसे जब तक वसूल नहीं होते उनको काम करते रहते हैं, तो इसको बॉन्डेड लेबर कहा जाता है। और इस पे चिल्ड्रन भी बहुत सारे जो है उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, और उसमें उनकी इकोनॉमिकल एक्सप्लॉइटेशन भी होती है और सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन भी होती है, दोनों इसमें एक्सप्लॉइटेशन होती है जब ये स्पेशली बॉन्डेड लेबर में। तो उसकी कोई इजाजत नहीं, कानून में हमारे पास किसी तरह की कोई इजाजत नहीं, लेकिन बड़ा इस पे कुछ होता नहीं है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आम लोगों को पता है। नो चाइल्ड लेबर्स इन हैजार्ड्स वर्क। अब आप देखिए हैजार्डस वर्क कितने खतरनाक किस्म के काम हर जगह देखेंगे बच्चे होंगे। ये किल्न जहाँ पे आपकी ईंटें वगैरह भट्ठे वगैरह हैं वहाँ पे आपको बच्चे मिलेंगे। इसके अलावा आप जाकर देखें कहीं वर्कशॉप होंगे बड़े बड़े, वहाँ पे आपको छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे। इसी जगह पे जहाँ खतरनाक जगह है, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, वहाँ बच्चे काम करते हुए नजर आएंगे आपको। तो ये भी कानून में इसकी कोई इजाजत नहीं है। आर्टिकल 12 बताता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। ये तो हो ही नहीं सकता कि पिछले कोई कानून बन गया तो पिछले साल में अगर आपने कोई गुनाह किया हो उसकी सजा मिल जाए, ठीक है ना। नो पनिशमेंट फॉर द पास्ट एक्ट्स। पास्ट में आपने कुछ किया है तो इसमें आपको सजा नहीं मिल सकती। हमारे मुल्कों में ऐसा होता है कि कहीं इस तरह के उसमें लिख देते हैं कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली चलेगा, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिवली कानून नहीं बन सकता। आगे के लिए सोचे ना, पीछे के लिए जो हो गया वो हो गया। और आर्टिकल डबल जियोपार्डी, अच्छा ये क्या होता है कि कैन नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। एक दफा आपको सजा आ गई तो दोबारा नहीं हो सकती। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है ना। आपके पास आर्टिकल 14 है इनवायोबिलिटी ऑफ द डिग्निटी ऑफ द मैन। ये कहता है कि रिस्पेक्ट एंड प्राइवेसी, आप किसी की प्राइवेसी में नहीं जा सकते। तो हमारे पास देखते हैं ना किसी मीडिया वाले लोग, कोई अगर लड़की किसी पार्क में है तो भाग जाते हैं उसके पीछे, और इसके अलावा आप किसी प्राइवेसी किसी को वायलेट नहीं कर सकते। इट्स नन ऑफ योर जॉब। ये बंदा ये कर रहा है जो अल्लाह ताला के काम है उसके इंसाफ के लिए, तो हम कर रहे होते हैं कि तुम क्या कर रहे हो भाई, हमारी प्राइवेसी को आप एंजॉय कर लो। हर किसी की अपनी अपनी प्राइवेसी, वो क्या करता है उसको जाके अल्लाह को जवाब देना है। हम अल्लाह वाले काम नहीं करते, जो अल्लाह को करना है वो हम कर लेते हैं। रिस्पेक्ट ऑफ द प्राइवेसी, और नो टार्चर, टार्चर नहीं हो सकता। डिग्निटी इज द फाउंडेशन ऑफ द ऑल राइट्स। आपके पास डिग्निटी होनी चाहिए, ठीक है। डिग्निटी को अपहोल्ड करना है आपको, आपकी स्टेट को। राइट्स रिलेटिंग टू फ्रीडम, अच्छा ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 15 फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट, आप मुल्क में कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता, ये हमारा मुल्क है। आर्टिकल 15 मुझे इजाज़त देता है, मैं आज यहाँ बैठा हूँ कल को इस्लामाबाद हूँ या किसी मुल्क में चला जाऊँ, दुनिया में किसी मुल्क में चाहता हूँ, आपको कोई रोक नहीं सकता। ये एक फ्रीडम है आपके मुल्क में। आर्टिकल 16 फ्रीडम ऑफ द असेंबली, आप आपस में दोस्त, आप में पॉलिटिकल पार्टी आपस में मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं। कोई आप किसी भी किस्म की अगर पॉलिटिकल बात करना चाहते हैं, दोस्तों को मिलाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो यू हैव राइट। और आर्टिकल 17 कहता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आप एसोसिएशन भी बना सकते हैं, लोगों के साथ मिल सकते हैं, एसोसिएशन कोई पॉलिटिकल पार्टीज कुछ भी बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं। आर्टिकल 18 फ्रीडम ऑफ द ट्रेड एंड प्रोटेक्शंस, डू लॉफुल बिजनेस, कोई भी बिजनेस करें अपने मुल्क में, कुछ भी, किसी को कोई मतलब है कि रोक टोक नहीं है। अच्छा ये बहुत अहम है, ये आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब इसमें देखिए थोड़ी थोड़ी आपको लिमिटेशन नजर आएगी, ये पहले नहीं हुआ करता था लेकिन अब इसको थोड़ा सा तब्दील हो गई। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड प्रेस बट सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन, आपके पास फ्रीडम है लेकिन इतनी नहीं है। आप उसको एकेडमिकली भी बात नहीं कर सकते, इस्लाम के खिलाफ बात नहीं कर सकते, सिक्योरिटी लोगों के खिलाफ बात नहीं कर सकते, डिफेंस के बारे में बात नहीं कर सकते। पब्लिक ऑर्डर हो जो अगर किसी ने हुकूमत ने दे दिया है तो आप उनके खिलाफ बात नहीं कर सकते। मोरलिटी तो चलो समझ में आता है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्टों के खिलाफ भी बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप देखेंगे इन ट्रू सेंस, इन सब के बारे में बात होती रहती है हमारे मुल्क में, ठीक है ना। इन सब के बारे में आप देखें बात होती रहती है। इस्लाम के बारे में लोग कहते हैं फिलाना शिया काफर, फिलाना ये वहाँ भी काफर, ये काफर, ये सारे कुछ बातें चलती रहती है हमारे पास, ठीक है। लेकिन इनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, लेकिन कहते हैं कि ये इसके बारे में अगर आप करेंगे तो ये आप वायलेशन करेंगे, लेकिन इसको कोई देखता नहीं है।
आर्टिकल 19 है, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये भी बहुत इंफॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी डिपार्टमेंट में कोई पब्लिक मनी है, कोई बजट है, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये मुझे चाहिए क्योंकि ये पब्लिक का पैसा है, आवाम के टैक्स का पैसा है, किसी इदारे को, किसी यूनिवर्सिटी को, किसी भी इदारे को, कोई स्कूल को, पब्लिक स्कूल को हो, कोई किसी तरह का भी कोई इदारा हो, वहाँ पर आप एप्लीकेशन दे दें कि ये एजुकेशन का इदारा हो 19A का, कि भाई राइट टू इंफॉर्मेशन के आर्टिकल मुझे राइट देता है कि मुझे ये पब्लिक जो आपका हमारा जो पैसा आपके पास आया है उनकी आप जस्टिफिकेशन दे दें, उनकी आप बजट हमें बता दें, तो इट्स योर राइट टू आस्क, उस इदारे को किसी भी सूरत में देना। राइट रिलेटिंग टू रिलीजन्स, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपेगेट रिलीजन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ भी कुछ सब्जेक्ट टू सम पीपुल और सम रिलीजियस वो नहीं कर सकते, ठीक है, हालांकि इजाजत दी हुई है आपको। आर्टिकल 90, नो रिलीजियस टैक्स फॉर अदर रिलीजन, ऐसा नहीं है कि गैर मुस्लिम पे कोई टैक्स हो क्योंकि वो गैर मुस्लिम है। ये किसी दौर में इसको रिफाइन किया गया, किसी दौर में पाकिस्तान में नहीं लेकिन दूसरे ममालिक में होता था, मतलब किसी ममलकत में आप कहिए कि जो किंगडम थी उनमें ये होता था, और इसी वजह से भी बहुत सारे मुसलमान हो गए, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी ऐसी जो रियासतें आप नहीं कहेंगे लेकिन किंगडम जो कहें उनमें ऐसा कुछ होता रहा है, इसलिए यहाँ पर इसको बताया गया कि हमारे मुल्क में ऐसी कंडीशन नहीं है कि कोई अगर हिंदू है तो उसको पैसे देने पड़ेंगे। आर्टिकल 22, सेफ गार्ड ऑफ द रिलीजियस एजुकेशन, ये भी तालीम की को सेफ गार्ड करें जो रिलीजियस एजुकेशन है, लेकिन हमारे पास क्योंकि इस्लामिक या मुस्लिम रियासत है इसीलिए दूसरों की जो मज़हब है उस पर बात खुल्लम खुला हो सकती है। उनको तो आप एकेडमिक बुक्स में भी लिख देते हैं लेकिन आपके मजहब में कोई बात ना करें, ठीक है ना, ये भी एक वायलेशन है। ये इक्वलिटी राइट्स 23 बताए, राइट्स टू प्रॉपर्टी, ठीक है, आपके प्रॉपर्टी के राइट्स की बात करता है। 24 प्रोटेक्शंस ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है ना, आपके प्रॉपर्टी के जो भी राइट है कि उसकी कोई भी आपसे छीन नहीं सकता, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी। नो डिप्रिवेशन विदाउट कंपेंसेशन, ठीक है ना, अगर कोई हुकूमत भी कोई चीज लेती है आपसे तो उसको कंपेंसेट उसको करना है। आर्टिकल 25, इक्वलिटी बिफोर लॉ, सारे सिटीजन जो है वो इक्वल टू लॉ है, लेकिन कितने हैं वो, ये क्रिटिकल थिंकिंग है, आप इस पे देखें, नो डिस्क्रिमिनेशन। 25, स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर द वुमेन चिल्ड्रन, सबसे ज्यादा वर्नरेबल तबका यही है, वेमेन इंतहाई वर्नरेबल जो आता है, जो हमारे मुल्क में वेमेन्स राइट्स हैं आप देख लें, क्रिटिकल थिंकिंग है, लेकिन इनको प्रोटेक्शन दी हुई। 25 है राइट टू एजुकेशन, लेकिन हमारे मुल्क में क्या है कि तकरीबन कोई 25-26 मिलियन को 2.5-3 करोड़ बच्चा जो है स्कूल से बाहर है, एजुकेशन क्या देनी है, ये बेसिक राइट है, स्टेट का काम है, नहीं देती। 5 to 16 ईयर। अब कल्चरल राइट, आर्टिकल 26 बताता है कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक, ठीक है ना, तो आप कल्चरल कोई भी एक्टिविटीज कर सकते हैं, सेफ गार्ड इन सर्विसेज, और उसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर, आप कोई भी कल्चरल लैंग्वेज का प्रोग्राम कर सकते हैं। इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, एक तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं इसके लिए, और बाकी जितनी पेटिशन है ये हमने एक एक करके पढ़ी है अपने पिछली उसमें वीडियोस में, आप जाकर वो देखें, ये सारे इसमें आपके पास प्रोटेक्शन है, आप जाकर इनको इन्वोक कर सकते हैं हाई कोर्ट्स में। ये आप इसको मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा कि पहले हो चुकी, ये हमने डिस्कस कर चुकी है कि आप हाई कोर्ट में भी पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। हाँ, लिमिटेशंस क्या है ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है ना, ये एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब उसकी कहीं ना कहीं लिमिट है। तो रेस्ट्रिक्शन अलाउड फॉर सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, अब ये रेस्ट्रिक्शन है आपके लिए, आप समझते हैं कि ये सिक्योरिटी का इशू है, बताते हैं ना आपको अक्सर खबरनामे में और खबरों में कि ये सिक्योरिटी का इशू है। अभी इमरान खान के लिए भी कहा गया है कि मुल्क की सिक्योरिटी उसका इशू है। पब्लिक आर्डर है, कोई हुकूमत ने आर्डर निकाल दिया, मोरलिटी और डिफेंस और इंटीग्रिटी ऑफ इस्लाम, क्योंकि इस्लामिक रियासत है, तो ये सारी चीज़ें जो है थोड़ी बहुत आपके पास
लिमिटेशंस आप कह सकते हैं फंडामेंटल राइट्स में हो जाती है, जिसको आपका कानून भी कुछ नहीं कहता। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और कहीं भी आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप डू राइट टू मी, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू।